जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदा बाजार द्वारा जन चेतना कार्यक्रम के तहत ई विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया जा रहा है। उसी तारतम्य में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विषय पर विधिक जानकारी दी जा रही है। संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को कार्य करने का समान अधिकार दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी अवरोधों के चलते या तो महिलाओं को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई या फिर कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनज़र परिवार वालों के द्वारा महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। हालांकि शिक्षा एवं महिला अधिकारों के लिए की गई पहलों के फलस्वरूप इस स्थिति में बदलाव आया और अनौपचारिक एवं औपचारिक कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में दिनों दिन वृद्धि देखी गई। यद्यपि इतना सब होने के बावजूद एक अड़चन महिला कर्मियों को लगातार घर से बाहर काम करने के लिए हतोत्साहित कर रही थी और वो थी कार्यस्थल पर सुरक्षा। विशाखा दिशा निर्देशों के आने से पूर्व आए दिन कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव सुनने और देखने को मिलते थे, लेकिन वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में जारी किए गए दिशा निर्देशों ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे विशाखा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति की हो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए ये कहा कि प्रत्येक रोजगार प्रदाता का यह दायित्व होगा कि वह यौन उत्पीड़न से निवारण के लिए कंपनी की आचार संहिता में एक नियम शामिल करे। संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी प्रमुख कोई महिला होनी चाहिए। नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और पीड़िता के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न की कोई भी घटना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वर्ष 1997 से पहले महिलाएं कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत दर्ज करवाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस के तहत कार्यस्थल के मालिक के लिए यह जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी कि किसी भी महिला को कार्यस्थल पर बंधक जैसा महसूस न हो, उसे कोई धमकाए नहीं। वर्ष 1997 से 2013 तक कार्यालयों में विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर ही इन मामलों को देखा जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 आया, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस के अनुरूप ही कार्यस्थल में महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके साथ ही इसमें समानता और यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल बनाने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इस एक्ट के तहत किसी भी महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्रवाई का सहारा लेने का अधिकार है। अधिनियम के तहत लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए यह बताया गया है कि कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति की हो, किसी भी तरह से गलत इशारे करना, गलत व्यवहार या टिप्पणी करना, शारीरिक संबंध बनाने या करने के लिए कहना, अश्लील साहित्य दिखाना, रोजगार में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, वर्तमान कार्य में रुकावट पैदा करना या आक्रामक, अपमानजनक व्यवहार या डराने धमकाने वाला माहौल बनाना, सुरक्षा या स्वास्थ्य प्रभावित करने वाला माहौल बनाना। अधिनियम के तहत किसी कार्यस्थल के संबंध में या किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की कोई महिला जिसके विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न का कृत्य हुआ है शिकायत कर सकती है। इस कानून के तहत न सिर्फ महिला कर्मचारी बल्कि ग्राहक, उपभोक्ता, प्रशिक्षु और दैनिक मजदूरी पर कार्यस्थल पर प्रवेश करने वाली या तदर्थ क्षमता में कार्य करने वाली महिलाओं को यह कानून सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों, शोध छात्रों, अस्पतालों में रोगियों को भी इस कानून के तहत कवर किया गया है।
लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत कोई महिला जिसके विरुद्ध कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, वो अधिनियम की धारा 9 के तहत लैंगिक उत्पीड़न किए जाने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर शिकायत आंतरिक शिकायत समिति को कर सकेगी, और जहां पर इस प्रकार आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ है वहां पर स्थानीय शिकायत समिति को कर सकेगी। इस प्रकार शिकायत करने की परिसीमा 3 मास है, परंतु आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति इस परिसीमा को विस्तारित कर सकती है। यदि कोई महिला किसी शारीरिक मानसिक असमर्थता के कारण या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है, वहाँ उनका विधिक वारिस या ऐसा अन्य कोई व्यक्ति जो विहित किया जाए परिवाद कर सकेगा। कानून के अनुसार यदि किसी कार्यस्थल में कम से कम 10 कर्मचारी कार्य करते हैं तो प्रत्येक नियोक्ता अथवा कंपनी को एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा। 10 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं कंपनियों का पर्यवेक्षण जिलाधिकारी द्वारा गठित एक स्थानीय शिकायत समिति करेगी। आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी कर्मचारियों से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी। स्थानीय शिकायत समिति प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थापनों से जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न परिवाद ग्रहण करने के लिए स्थानीय परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। जिलाधिकारी प्रत्येक ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक या तालुका और तहसीलों से और शहरी क्षेत्र में वार्ड नगर पालिका में परिवाद को ग्रहण करने और उसको स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। परिवाद की जांच तथा कार्रवाई। अगर समिति शिकायत पर यौन उत्पीड़न के प्रमाण को प्रथम दृष्टया विद्यमान मानती है तो वो भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी। समिति को जांच के दौरान वही शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं तथा समिति अपनी जांच 90 दिन के भीतर पूरी करेगी। जांच के लंबन के दौरान महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर उसको स्थानांतरण का अधिकार होगा। वो 3 मास तक की छुट्टी ले सकती है अथवा अन्य कोई राहत भी उसे प्रदान की जा सकती है। इस कानून के तहत व्यथित महिला को प्रतिकर दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिसों को संदत्त की जाने वाली राशि में से समुचित राशि प्रदान करने हेतु आदेशित कर सकेगी तथा न्यायालय भी जब अभियुक्त को अपराध का सिद्ध दोष ठहराती है तब अभियुक्त द्वारा व्यथित महिला को ऐसी प्रतिकर का समुदाय जो वह समुचित समझे आदेश कर सकेगा। प्रतिकर का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट, लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि, पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनोचिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय, प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत, एक मुश्त या किस्तों में ऐसे समुदाय की साध्यता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं सिर्फ गोपनीयता भंग होने के कारण कि उनकी पहचान उजागर हो जाएगी, कोई शिकायत किसी के विरुद्ध नहीं करती हैं। तो इस अधिनियम में महिलाओं को उनकी पहचान प्रकट न करने की सुरक्षा भी प्रदान की गई है। अधिनियम द्वारा महिला की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, साक्ष्यों की पहचान व पते, सुलह और जांच कार्रवाइयों से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने अथवा सार्वजनिक करने से निषेधित किया गया है। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस पर लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी महिला किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध झूठा परिवाद या शिकायत न करे, इसके संबंध में भी इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। इस संबंध में यह उपबंध किया गया है कि यदि जांच के उपरांत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए अभियोग मिथ्या अथवा देशपूर्ण हैं अथवा किसी ने जानबूझकर मिथ्या परिवाद किया है, उसके विरुद्ध सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।
इस कानून में नियोजक के कर्तव्यों को भी विस्तार से बताया गया है। प्रमुख रूप से नियोजक के यह कर्तव्य है कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराए, लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम और आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करे, जिससे वहां कार्य करने वाले कर्मियों को समिति के गठन के बारे में जानकारी हो सके और उनके विरुद्ध यदि कोई उत्पीड़न होता है तो उसकी वो शिकायत कर सके। कानून के संबंध में कर्मचारियों के मध्य प्रचार प्रसार करना एवं इस संबंध में कार्यशालाएं आयोजित करना, आंतरिक समिति को कार्रवाई करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, महिला को कार्रवाई करने हेतु सहायता प्रदान करना, लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानना एवं कार्रवाई आरंभ करना, आंतरिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को मॉनिटर करना। इस प्रकार यदि नियोजक इन कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहता है तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई है और नियोक्ता और कंपनी पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धन्यवाद।